सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम को भ्रष्ट जुद्धवा सम्राट गेटा और कैराकाला चला रहे हैं। ऑरेलियस का आदर्श रोम का सपना टूट चुका है, क्योंकि जुद्धवा भाइयों का आक्रमण साम्राज्य में फैल रहा है और धीरे धीरे उसे गिरा रहा है। इसलिए महान शहर का पतन अनिवार्य है। उत्तरी अफ्रीका के नुमिडिया राज्य में हानो अपनी पत्नी अरिशेत के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हालांकि शांति उस समय बाधित हो जाती है जब सरेंस रोम की सेना के आक्रमण की घोषणा करते हैं। शहर से धुआं उठता देख हानो और अरिशेत अपनी कवच पहनते हैं और अपने नेता जुग्रथा को रक्षा योजना बनाते सुनने के लिए अन्य नागरिकों के साथ शामिल होते हैं। हन्नो और अरिशेत अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। वे दीवार पर टीम में शामिल होते हैं और हन्नो भाषण देता है। जल्द ही जनरल अकासियस के नेतृत्व में रोमन जहाज तट पर दिखाई देते हैं, जिससे न्यूमिडियाई गुलेलों और तीरों से हमला शुरू कर देते हैं। प्रतिकार के दौरान जहाजों को नुकसान होता है, लेकिन अकासियस अपने लोगों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। आग फैलती है और कई लोग मर जाते हैं। रोमन सेना प्लेटफॉर्म डालकर हमला करती है। अकासियस बिना दया के अपनी तलवार से सैनिकों को मारते हुए नेतृत्व करता रहता है। हन्नो प्रभावशाली ढंग से रोमनों को खत्म करता है। जैसे ही रोमन अपने ढालों की ताकत से किले में आते हैं, अरिशेट ऊपर से तीर मारकर तलवारबाजों को कवर देती है। अकासियस उसे देख अपने धनुर्धारियों को पलटवार का आदेश देता है, जिससे अरिशेट मारी जाती है। हन्नो देखता है कि उसका शरीर समुद्र में गिर जाता है। तभी एक रोमन पीछे से उसका वार करता है और वो भी गिर जाता है। बेहोशी में हन्नो देखता है कि पौराणिक नाविक अरिशेट को परलोक ले जा रहा है। वह उसका नाम चिल्लाते हुए उसे दौड़ता है, लेकिन तभी उसका शरीर सतह पर आकर वो जाग जाता है। पास में उसे अपनी पत्नी का मृत शरीर मिलता है। वह रोते हुए उसके सीने से तीर निकालता है, फिर रोमनों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में अकासियस शहर को रोम के लिए दावा करता है और उसके आदमी शरीरों को जलाते हैं। सभी नागरिकों के साथ साथ हन्नो को भी दास के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है। वे जहाजों में रोम भेजे जाते हैं। यात्रा में हन्नो जुगुर्था की गंभीर चोट देखता है और उसकी पट्टी बांधने में मदद करता है। जुगुर्था को लगता है कि उसके पास समय कम है और उसे हन्नो को रेगिस्तान में एक खोए हुए बच्चे के रूप में मिलने की बात याद आती है। ये हन्नो की याद में पुनः जागृति करता है कि वह अच्छे परिवार के साथ रहने वाला बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने उसे दूर भेज दिया जब रोमनों ने हमला किया था। जहाज आखिरकार ऑस्ट्रिया में पहुंचते हैं। अकासियस को एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह पत्नी के साथ समय मांगता है, मगर सम्राट घोषणा करते हैं कि वे पर्सेन और भारत पर आक्रमण करेंगे। दासों को रोम के बाहरी इलाके एंटियम में ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस ग्लैडिएटर प्रशिक्षण की निगरानी करते हैं। जुगुर्था और कुछ अन्य दासों को एक अभ्यास क्षेत्र में छोड़ा जाता है, जहां वे जंगली बबूनों से लड़ते हैं। सैनिक बबूनों पर तीर मारते हैं ताकि वे उन्हें और हिंसक बना सकें, और जल्द ही ये जानवर दासों पर हमला करने लगते हैं। जुगुर्था लड़ने से इनकार करता है और घुटनों पर गिर जाता है। हन्नो जुगुर्था को जीवों से बचाना चाहता है, लेकिन जुगुर्था की मृत्यु हो जाती है। जब लंगूर हन्नो के पीछे आता है तो वह चेन से उसे रोकता है और मार देता है। यह देख मैक्रिनस प्रभावित होता है और हन्नो को खरीदने का निर्णय करता है। फिर हन्नो और उसके दोस्तों को बैरक भेजा जाता है, जहां अन्य दास लंगूर की आवाज बनाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। भोजन के बाद दासों को मैक्रिनस के सामने पेश किया जाता है ताकि नए रंगरूटों का आकलन हो सके। हन्नो बोलने से मना कर देता है। तब मैक्रिनस ग्लैडिएटर ट्रेनर वीगो को उससे लड़ने का आदेश देता है। शुरू में ऐसा लगता है कि हन्नो के पास नुकसान है। हन्नो ने वीगो को हराने के लिए लुभावनी कुश्ती क्षमता दिखाई और फिर उसे निजी कक्ष भेजा गया। वहां मैक्रिनस घोषणा करता है कि वह गुस्से से भरे योद्धाओं का चयन करता है और हन्नो इसमें उस्ताद है। हन्नो साफ कर देता है कि उसका लक्ष्य अकाटियस को मारना है। मैक्रिनस उसे मार्गदर्शन देता है कि रोम में अधिक लड़ाइयां जीतकर वह यह हासिल कर सकता है। इस बीच अकाटियस अपनी पत्नी लुसिला से मिलता है और अपनी थकान जाहिर करता है। वे दोनों सम्राटों के खिलाफ विद्रोह का सपना देख रहे हैं। इसके कुछ समय बाद मैक्रिनस हन्नो को थ्रॉक्स की आयोजित एक पार्टी में ले जाता है। सम्राटों के सामने हन्नो और थ्रॉक्स के एक गुलाम को तलवारों से युद्ध करने के लिए मजबूर किया जाता है। हन्नो पहले तो मारने से मना करता है और आसपास की वस्तुओं से हमला करता है, लेकिन फिर तलवार से वार करता है। गेटा प्रभावित होता है और पूछता है कि हन्नो कहाँ से है। हन्नो जवाब में वर्जिल की दी एनीड से उद्धरण देता है। सम्राटों को कविता पसंद आती है और वे उत्सुक रहते हैं। पार्टी के बाद मैक्रिनस हन्नो को डांटता है और पूछता है कि उसने ये बातें कहाँ सीखी। हन्नो बताता है कि रोम के एक कैदी से उसने कुछ कहानियां सुनी थी। हालांकि मैक्रिनस को भरोसा नहीं होता। हन्नो को यह जानकर हैरानी होती है कि उसे लड़ाई के लिए 2 सिक्के मिलते हैं और ग्लैडिएटर्स अपनी आजादी खरीद सकते हैं। उस रात एक गुप्त कक्ष में लुसिला और अकातियस कुछ सीनेटरों से मिलते हैं। अकातियस बताते हैं कि रोमन सेना उनके प्रति वफादार है और सीनेटर सहमत होते हैं। कुछ दिनों बाद हन्नो और अन्य दासों को रोम लाया जाता है। वे कोलोसियम की वास्तुकला और मूर्तियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन सड़कों पर सभी गरीब लोगों को देखते हैं। मैक्रिनस थ्रॉक्स से मिलता है और वे अपनी शर्तें दोगुनी करते हैं। सम्राट अकातियस और लुसिला को मुख्य सीटों पर स्थान देते हैं और भीड़ जनरल का नाम चिल्लाती है। अकातियस के कुछ शब्दों के बाद दास अखाड़े में प्रवेश करते हैं और ग्लैडिएटर चैंपियन ग्लिसियो गैंडे पर सवार होकर आता है। हन्नो समूह के नेता की भूमिका निभाता है और गैंडे के हमलों से बचने की रणनीति बनाता है। शुरू में यह अच्छी तरह से चलता है, लेकिन जल्द ही एक दास नीचे गिर जाता है। घाव उसे धीरे चलने पर मजबूर करता है, इसलिए ग्लिसियो आसानी से उसे बोलास से पकड़ लेता है और गैंडा उसे अपने सींग से मार देता है। फिर हन्नो अपने हाथों में कुछ मिट्टी मलता है, जो लुसिला को उसकी पूर्व प्रेमी मैक्सिमस की याद दिलाता है, जो पहली फिल्म का नायक था। वह गैंडे पर भी थोड़ा मिट्टी फेंकता है ध्यान भटकाने के लिए और रास्ते से हट जाता है, जिससे जानवर दीवार से टकराता है। ग्लिसियो गैंडे से गिरकर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी हन्नो का पीछा करता है। जैसे जैसे पुरुष लड़ते हैं,
गेटा को पार्टी में हन्नो का उद्धरण याद आता है और लुसिला इसे सुराग मानती है। हन्नो और ग्लीसियो आसपास के हथियारों से जमकर लड़ाई जारी रखते हैं। ग्लीसियो हन्नो को गिराने में सफल होता है तो कैराकल्ला खून चाहता है, पर लुसिला दया की अपील करती है। गेटा हन्नो को छोड़ने का संकेत करता है, पर हन्नो कहता है कि वह रोमनों से दया नहीं चाहता और फिर लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ चालों में वह ग्लीसियो को चाकू मार देता है और भीड़ मारो का जयकार करती है। इस बार गेटा अंगूठा नीचे दिखाते हैं और हन्नो ग्लीसियो का सिर अलग कर देता है। भीड़ और अन्य गुलाम हन्नो का नाम पुकारते हैं। ग्लैडिएटर क्वार्टर्स में डॉ रवि हन्नो के घावों का इलाज करते हैं। लड़ाई के बाद ल्यूसिला अपने क्वार्टर्स में जाकर आज देखे सुरागों को जोड़ती है। उद्धरण और बहता हुआ गंदगी पुष्टि करते हैं कि हन्नो ल्यूशियस है, जो उसका बेटा है। ल्यूशियस के बचपन में वह सिंहासन का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी था, इसलिए ल्यूसिला ने उसे बचाने के लिए दूर भेज दिया था। ल्यूसिला रोती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा लौट आया है और मैक्रिनस को भोजन के लिए निमंत्रित करती है। वह अपनी बातों को सहज दिखाने की कोशिश करती है जब वह उसके गुलामों के बारे में पूछती है, पर मैक्रिनस को पता चल जाता है कि वह कुछ छुपा रही है। बाद में मैक्रिनस पूछताछ करता है और पता चलता है कि लुसिला का एक बेटा था जो गायब हो गया था। अफवाहें थीं कि लुसिला के दिवंगत पति उस लड़के के पिता नहीं थे, क्योंकि उन्हें पुरुषों की संगति पसंद थी। यह जानकारी मैक्रिनस को 2 और 2 जोड़ने में मदद करती है। शाम को लुसिला एक गुप्त सुरंग के जरिए भाग जाती है और एक सीनेटर मित्र से मिलती है जो उसे ग्लैडिएटर की कोठरियों में ले जाता है। हैनो बताता है कि उसे उसकी याद है और उसका असली नाम, पर वह कहता है कि लुसियस अब मर चुका है और वह अब सिर्फ हैनो है। लुसिला खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैनो गुस्से में चिल्लाकर उसे बाहर निकाल देता है। जब लुसिला घर लौटती है, वह अकात्सियस को बताती है कि उसका बेटा जीवित है और उससे मदद की गुहार लगाती है, जिसे एक नौकरानी सुन लेती है। अगले सुबह हन्नो अन्य दासों के साथ प्रशिक्षण ले रहा है, लेकिन वीगो अभी भी परेशान है और समूह को भगा देता है ताकि हन्नो अकेले ही चालन प्रणाली को संभाले। दिन के अंत में हन्नो के हाथ छिल जाते हैं तो रवि उनकी देखभाल करता है और अपनी कहानी साझा करता है। रवि एक स्वतंत्र व्यक्ति है और पहले ही अपने देश लौट सकता था, लेकिन उसने एक महिला से मुलाकात की, इसलिए वे रोम में एक नया जीवन शुरू कर दिए। अगली ग्लैडिएटर की लड़ाई जहाजों पर होगी। अखाड़े को पानी से भरा जाता है और उसमें कुछ शार्क तैर रही होती हैं। विरोधी अग्निबाण से हमला करते हैं और जब भी कोई व्यक्ति लगता है, उनका शरीर पानी में गिर जाता है और शार्क का शिकार बन जाता है। हानो अपनी दल को लगातार चलने के लिए प्रेरित करता है और जब वे दूसरी नाव के निकट होते हैं तो उनके चप्पू नष्ट कर देते हैं। तीर उड़ते रहते हैं और कुछ और लोगों की हत्या कर देते हैं, पर इससे हानो के लोग नहीं रुकते। बिना चप्पू के दुश्मन हिला नहीं सकता। हानो की नाव आगे बढ़ती है और टकराकर दूसरी नाव को बीच से तोड़ देती है। हानो और उसके लोग दुश्मन पर कूदकर उन्हें मारने लगते हैं। जैसे ही टूटी नाव दीवार से टकराती है और हानो को सीटों के पास लाती है, कई शव गिर जाते हैं। वह एक क्रॉसबो पकड़ता है और अकैट्सियस पर निशाना साधता है, पर अंत में एक योद्धा उसे धक्का देकर उसे मारने से बचा लेता है। तीर जुड़वां बच्चों के बीच में लगता है, जो सोचते हैं कि यह एक व्यक्तिगत हमला था। लड़ाई के बाद गुलाम फिर से हानो का नाम पुकारते हैं। वीगो हानो को उसकी क्रॉसबो चाल के लिए डांटने आता है, लेकिन हानो कहता है कि वीगो को खुश होना चाहिए कि तीर उसके लिए नहीं था। इसी बीच लुसिला की दासी थ्रॉक्स से सभी राज साझा करती है। बाद में मैक्रिनस थ्रॉक्स के घर आता है ताकि उनकी शर्तों से सभी पैसे ले सके, यह बताते हुए कि अब यह उसका घर है। पैसे की जगह थ्रॉक्स उसे राज से भुगतान करता है। विद्रोहियों की योजना है कि वे जुड़वां बच्चों को हटाएंगे, लेकिन उस योजना को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि कुछ ग्लैडिएटर को अखाड़े से बचाया नहीं जाता। उसी रात महल के सैनिक लुसिला को उसके घर से उठा लेते हैं। ग्लैडिएटर के क्वार्टर्स में अकैट्सियस और उसके लोग हन्नो को बचाने की कोशिश में छुप कर जाते हैं, लेकिन सम्राट के सैनिक पहले से वहां होते हैं और तीर से वार करके अकैट्सियस को पकड़ लेते हैं। गेटा उनके विश्वासघात के लिए डांटता है और अकैट्सियस मुस्कुराता है। क्रोधित कैराकल्ला तलवार लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गेटा रोक देता है कि सजा सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्हें कोठरी में डालने के बाद मैक्रिनस ने बताया कि चोरों के लिए क्रूज पर चढ़ाना होता है। अकैट्सियस नायक है। सम्राट अगर चाहें कि नागरिक वन के प्रति अच्छा विचार रखें तो अखाड़े में अकैट्सियस को भेजना एक बेहतर विचार होगा। अगले दिन रॉबी हैनो को योद्धा चैंपियंस की श्राइन दिखाता है और हैनो देखता है कि मैक्सिमस का नाम हटा दिया गया है, लेकिन मैक्सिमस की कब्र में उसकी कवच और तलवारें अब भी अच्छी हालत में रखी हुई हैं। दीवार पर हैनो पढ़ता है कि हम इस जीवन में जो करते हैं उसकी गूंज अनंत काल में होती है। अगले योद्धा लड़ाई के लिए मुख्य सीटों को सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त सैनिक हैं और लुकिला को जंजीरों में रखा गया है। अकैट्सियस पहला योद्धा है और उसे प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों से लड़ना होगा। इतने सारे प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना आसान नहीं है और अकैट्सियस को कुछ बार चोट लगी, लेकिन वह अब भी एक शानदार योद्धा है और अपनी तलवार से हर सैनिक को मारने में कामयाब हो जाता है। हन्नो को भेजा जाता है जो अकैट्सियस से लड़ाई शुरू करता है, जिससे भीड़ असमंजस में होती है कि किसे समर्थन दे। दोनों उत्कृष्ट योद्धा हैं और लड़ाई चलती रहती है। आखिरकार अकैट्सियस थक जाता है और हन्नो से कहता है कि वह उसकी पहचान जानता है, फिर समर्पण के संकेत में अपनी तलवारें गिरा देता है। गेटा तुरंत अंगूठा नीचे करता है, लेकिन हन्नो की तलवार उठाने से पहले अकैट्सियस कहता है कि वह लुसिला से प्यार करता है और मैक्सिमस के लिए मरने को तैयार था। ये सुनकर हन्नो भी तलवार गिरा देता है। सम्राट नाराज होते हैं और तीरंदाजों को आदेश देते हैं। तीर तुरंत अकैट्सियस को मार देता है। हन्नो भीड़ से पूछता है क्या रोम अपने नायकों के साथ ऐसा करता है। नागरिकों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। भीड़ सम्राटों को हूटिंग करती है और गार्ड्स उन्हें पीछे रखते हैं जबकि नेता कोलोसियम से बाहर जाते हैं। शाम को मैक्रिनस हन्नो से मिलने आता है। यह पूछता है कि उसने अकैट्सियस को क्यों छोड़ा। हन्नो बताता है कि रोम को बेहतर बनाना संभव है, लेकिन मैक्रिनस इसे असंभव सपना मानता है और हन्नो को सिर्फ एक उपकरण समझता है। सड़कों पर दंगे होते हैं और लोग आग लगाते हैं। वे जुड़वां भाइयों के सिर मांगते हैं। सैनिक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें पछाड़ देती है। शाही कक्षों में गेटा और करकल्ला बहस करते हैं और करकल्ला गेटा को दोष देता है। भाई के चेहरे पर पानी फेंककर कराकल्ला गुस्से में बाहर निकल जाता है।
मैक्रिनस उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि गेटा सार्वजनिक रूप से हर चीज का दोष कराकल्ला पर मढ़ेगा। कराकल्ला को उससे निपटना चाहिए। अपने हिस्से से थककर कराकल्ला तलवार उठा लेता है और भाई का हाथ काट देता है। गेड़ा उसे रोकता है और याद दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है, जिससे कराकल्ला रुक जाता है। अचानक मैक्रिनस पीछे से आता है और कराकल्ला के हाथ को गाइड कर गेड़ा के गले पर वार कर देता है। सुबह में लुसिला हन्नो से मिलती है, उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है और हन्नो सांत्वना देकर उनके बीच समझौता हो जाता है। इस बीच कराकल्ला सिंहासन पर बैठता है और घोषणा करता है कि उसका बंदर उसका पहला काउंसिल होगा, जबकि मैक्रिनस उसका दूसरा होगा। मैक्रिनस गेड़ा का सिर सीनेटर्स को प्रस्तुत करता है और समझाता है कि उसे उनकी सरकार की रक्षा के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वे उसे प्रेटोरियन गार्ड का नेता बनाने के लिए मतदान करते हैं। इसके बाद मैक्रिनस लुसिला से मिलने जाता है, यह बताने के लिए कि वह उसके पिता के लिए गुलाम था और अब वह खुद सम्राट बनकर शाही रक्तधारा खत्म करने की योजना बना रहा है। उसी समय हन्नो रवि को अंगूठी देता है, उसे इसे ऑस्ट्रिया में अकार्सियस की सेना में ले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले रवि हन्नो को सेल की चाबियां देता है। अगले दिन रवि को जनरल तक पहुंचने के लिए कुछ गार्ड से बचना पड़ता है, जिससे वह जीत सकता है अगर वह उसकी मां का बचाव करता है। अचानक हन्नो सेल का दरवाजा खोलता है और विगो को नीचे गिराकर लकड़ी की तलवार से मार डालता है। अन्य दास भी बाहर आते हैं और सभी गार्ड्स को जल्दी से मार देते हैं। दास रास्ता खोलते हैं। हन्नो अपने पिता की कब्र पर जाकर तलवार और वर्दी लेता है। उसके पास अभी भी वह तीर है जिसने ऋषिद को मारा था और कहता है कि वह इंतजार करे। इसके बाद हन्नो दासों को प्रेरक भाषण देता है जो अपने बचाव के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। वह अखाड़े में पहुंचता है और लुसीला को बंधा हुआ पाता है। भीड़ उसका नाम लेती है। राजा के सैनिक भी आते हैं और उनका उपहास होता है। हमला करने से पहले गुलाम हन्नो के मदद में आते हैं। जंग छिड़ते ही काराकल्ला खुश और मैक्रिनस परेशान होता है। वह घुड़सवार सेना बुलाने को कहता है, लेकिन वे शहर की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि अकात्सुयु की सेना ऑस्ट्रिया से आ रही है। फिर भी कुछ सैनिक आते हैं और निर्दयता से गुलामों और सीनेटरों को मारते हैं। भीड़ उग्र हो जाती है और एक गार्ड तीर चला देता है, जिससे एक दर्शक मारा जाता है। ये आखिरी चरण होता है और अब भीड़ विद्रोह करने लगती है, सैनिकों को दीवारों से धकेल देती है। इन्हीं घटनाओं के बीच मैक्रिनस मौका पाता है और कैराकल्ला को मार देता है। वहीं हन्नो अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में मैक्रिनस तीर चलाता है जो लुसीला के दिल को भेद देता है। वह मरने से पहले हन्नो को प्रोत्साहन के शब्द देती है। फिर मैक्रिनस घोड़े पर फाटक की ओर जाता है और हन्नो भी घोड़ा चुरा उसका पीछा करता है। कुछ मिनट बाद प्रेटोरियन गार्ड रवि के नेतृत्व में अकात्सियस की सेना से शहर के बाहर मिलते हैं। हन्नो मैक्रिनस के सामने आता है और खुद को लूसियस के रूप में परिचित कराता है, जो सिंहासन का सही उत्तराधिकारी है। वह मैक्रिनस को उसके घोड़े से नीचे फेंकने का प्रयास करता है और पुरुष तलवार से लड़ना शुरू करते हैं। मैक्रिनस एक भयानक प्रतिद्वंद्वी साबित होता है जो हन्नो की तलवार तोड़ देता है और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंककर उसे कम दृष्टिवान बनाए रखता है। फिर मैक्रिनस हन्नो को नदी में धकेलता है और वार करने लगता है, लेकिन तलवार कवच पर उछलती रहती है। हन्नो अपने को परलोक में फिर से देखता है और फिर अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद करते हुए पुनः शक्ति के साथ सतह पर आता है। वह मैक्रिनस को घूंसा मारता है और उसकी तलवार वापस लेकर उसका हाथ काट देता है। फिर उसका पेट चीरता है जो उसे मार देता है। जैसे ही शरीर बहता है, हन्नो अपनी दादा के रोम के सपने की याद दिलाता है। सभी सैनिक समर्थन दिखाते हैं और लड़ाई में भाग न लेने पर सहमत होते हैं। उस रात लूसियस अखाड़े में जाता है। लुसीला का खून लेकर पिता के नाम पर कुछ मिट्टी उठाता है। सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।